So we had studied about land in detail, and we studied about labor, which is second factor of production. Now we come to the third labor factor of production, that is capital. Okay. So capital, I had already explained that for any work, for any enterprise, any economic work, we need some amount of money. यानी कि आज के डेट में कोई भी काम आप कितना ही छोटा से छोटा सिंपल से सिंपल काम ले लीजिए, उसमें कुछ पैसों की ज़रूरत तो ज़रूर होती है। बिना पैसों के, क्योंकि आज हमारा जो इकोनॉमी है वो मनी ड्रिवन हो गया है, पैसों से आधारित हो गया है। एक समय था पुराना, जब मिडिवल टाइम्स था, मुग़लों का समय था, और उसके बाद कि उस समय लोग सामान एक्सचेंज करके भी काम कर लिया करते थे। बार्टर सिस्टम वाज स्टिल प्रिवेलिंग। बार्टर सिस्टम, यू नो दैट वी यूज टू एक्सचेंज द गुड्स. If we want to take rice, we give some milk. If we want to buy some a goat or a meat, we give some grains. So like that it was. But आज के डेट में, आज हमारी इकोनॉमी की बात करें तो इतना मनी ड्रिवन हो चुका है, यानी कि इतना ज़्यादा हर जगह यूज़ ऑफ मनी है, यूज़ ऑफ कैश, कि आपको उसके लिए कोई भी काम करें तो आज आपको कैश चाहिए, नीड सम मनी। और फिर जैसे आपका काम अगर बड़ा होगा तो उसमें फिर ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। उसमें आप बहुत सी चीज़ें अपना सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ मटेरियल्स वगैरह आप जमा कर सकते हैं, बट स्टिल यू नीड सम मनी। नाउ कैपिटल, कैपिटल जनरली कैपिटल मीन्स मनी। तो बहुत ही सिंपल और कम शब्दों में आपको कह दिया जा रहा है कि जनरली कैपिटल मीन्स मनी, बट इन इकोनॉमिक्स द वर्ड कैपिटल इज यूज्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव सेंस। तो जैसे कैपिटल, जिसे हिंदी में हम पूंजी कहते हैं, तो पूंजी का अर्थ मनी होता है, पैसा होता है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स में कैपिटल का एक काफ़ी बड़ा मतलब होता है, ध्यान से समझेंगे। कैपिटल जो है, अभी तक जैसे मैंने आपको जो भी बताया तो मनी के सेंस में बताया, बट इन इकोनॉमिक्स कैपिटल का मतलब विस्तृत। जैसे देखिए, लैंड का मैंने आपको बताया था कि लैंड का इन जनरल मतलब खाली ज़मीन से होता है, लेकिन इन इकोनॉमिक्स मेनी थिंग्स विच आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर और विच आर फ्री to use, we call all of them as land। ठीक है, मैंने आपको उदाहरण भी समझाया था। कहीं आपको फ्री वाटर भी मिल रहा है तो वो भी लैंड में आ जाएगा, ठीक है। कहीं आपको फ्री सनलाइट मिल रहा है, वो भी लैंड में आ जाएगा, ठीक है। तो एनीथिंग दैट यू आर गेटिंग फ्री एंड यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट, इट इज फिक्स्ड, तो दैट इज इंक्लूडेड इन लैंड इन इकोनॉमिक्स। उसी तरह यहाँ जब हम कैपिटल की बात कर रहे हैं तो कैपिटल में मनी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, समझेंगे हम लोग क्या क्या है। इन इकोनॉमिक्स द पार्ट ऑफ वेल्थ प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग विच इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोर वेल्थ इज कैपिटल। देखिए कहा क्या जा रहा है, समझिए इस लाइन को बड़े ध्यान से, कि इन इकोनॉमिक्स द पार्ट ऑफ वेल्थ which is used for production of more wealth is capital। यानी हमारा अब यहाँ वेल्थ आ रहा है, यहाँ मनी नहीं आ रहा है, यहाँ वर्ड क्या आ रहा है, वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या है, संपत्ति, ठीक है, संपत्ति। तो किसी भी तरह की जो संपत्ति जिसका इस्तेमाल और ज्यादा संपत्ति कमाने के लिए किया जा रहा है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। ओके, एनी वे, हाँ, पैसा और बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, समझेंगे हम लोग, बढ़ रहे हैं उसकी तरफ। तो एनी वेल्थ दैट इज बीइंग यूज्ड टू अर्न मोर वेल्थ फॉर प्रोड्यूसिंग मोर वेल्थ, इट इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो इन कैपिटल दस सीड, अब अगर फार्मिंग की बात करें तो सीड,
रॉ मटेरियल, मशीन, फैक्ट्री, हाउस एटसेट्रा, ऑल आर कैपिटल। तो जैसे कि आप कोई इंडस्ट्री अगर फैक्ट्री लगा रहे हैं, या मान लीजिए पहले खेती की बात कर लें, फर्स्ट बिगिन विथ फार्मिंग। अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं, आप कोई चीज़ आप जैसे कि आप कहीं चाह रहे हैं कि खेती करके आप अपना कुछ कमाई करना चाह रहे हैं, तो वहाँ आपके पास आपकी ज़मीन है, वहाँ पर आपके पास अगर पहले से सीड्स आपके यहाँ घर में उपलब्ध हैं, आपके पास सपोज करिए कि मोटर पंप वगैरह आपके पास ऑलरेडी है, पाइप्स वगैरह आपके पास हैं, ठीक है, आपके पास ट्रैक्टर है, ठीक है, तो इनका आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आपके पास वो दवा छिड़कने वाली मशीन वगैरह भी है, आपके पास दवा भी है, केमिकल्स। तो ये सारी चीज़ें जिनका इस्तेमाल आप अपनी खेती में करने जा रहे हैं या करेंगे, ये सारी चीज़ें कैपिटल में आ जाएंगी, ठीक है। तो कैपिटल में लैंड को छोड़ के बाकी जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका जो सीड लगेगा, ठीक है, जो आपका मशीन लग गया, ट्रैक्टर है या स्प्रेइंग मशीन है, आपके पास सीड्स हैं, आपके पास केमिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें भी कैपिटल में ही आ जाएंगी। तो चाहे वो डायरेक्टली कैश हो या कोई और तरह की चीज़ हो जो खरीदी गई हो, और वो आपके पास है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं और पैसा कमाने में, तो वो भी आपकी कैपिटल में आ जाती है। इसमें लैंड क्यों नहीं आया? हाँ, लैंड मतलब लैंड भी ऐसे कैपिटल में ही आता है, लैंड भी आएगा कैपिटल में ही, ठीक है। लेकिन जब लैंड और जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड और कैपिटल अलग रखेंगे तो उसमें लैंड लैंड में आ जाएगा, ये कहने का मतलब। ऐसे तो सब कैपिटल में ही है, क्योंकि कैपिटल एक बड़ा ब्रॉड टर्म है, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो भी वेल्थ का आप यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादा वेल्थ कमाने में, तो वो कैपिटल हो जाएगी। चाहे उसमें आपकी कोई ज़मीन हो, मान लीजिए मैं कोई अपना क्लासेस चला रहा है अपनी बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग उसकी है, तो वो बिल्डिंग भी उसके कैपिटल में आ जाएगी। या बहुत लोग बनवाते हैं बिल्डिंग, जैसे होटल चलाना है तो उसके लिए बिल्डिंग बनाना है, पहले होटल बनाना होता है। कोई दुकान है, उसके लिए मान ली वो दुकान बनाता है, तो वो भी उसके कैपिटल में आ जाएगी। जो दुकान बनाने का खर्च है, जो होटल बनाने का खर्च है, या अगर उसके पहले से अपने पास बनी हुई होगी तो भी वो उसके कैपिटल में आ जाएगी। तो यहाँ देखिए लिखा है कि 10 सीड रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल भी अगर आपके पास है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कैपिटल में आ जाएगा। देन मशीन, फैक्ट्री, हाउस, हाउस भी एटसेट्रा आर कैपिटल। आपके पास कोई बिल्डिंग है या कोई घर है जिसे आप रेंट पर लगा रहे हैं, आप चाहते हैं कि हाँ हम रेंट पर लगाने का काम करें या मार्केट वगैरह उसमें लगाएं, जो भी है, तो जो अगर आपके पास हाउस है जिसमें आप ये काम कर रहे हैं, तो वो हाउस भी आपका कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी मदद कर रहा है और ज़्यादा वेल्थ कमाने में। तो कैपिटल में नॉट ओनली मनी बट एनीथिंग दैट इज यूज्ड टू अर्न मोर वेल्थ, इट इज कॉल्ड एज कैपिटल। The only part of money which is used for reproduction is capital। अब यहाँ एक और बात ध्यान देने की है कि the only part of money which is used for reproduction, यानी कि जिसका और ज़्यादा पैसा कमाने में इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ उसी पैसे को हम कैपिटल में काउंट करेंगे। यानी कि भले ही समझना है यहाँ पर ध्यान से, कि भले ही मान लीजिए मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, लेकिन एक फैक्ट्री को शुरुआत करने के लिए, चलाने के लिए मैं उसमें मान लीजिए रखता हूँ कि ठीक है मेरे पास उसके अकाउंट में है 100 करोड़ रुपए। फैक्ट्री का मतलब एक मैं बिजनेस अकाउंट बनाता हूँ फैक्ट्री के लिए, तो उसमें मैं 100 करोड़ रुपए जब, लेकिन अभी मैं इस्तेमाल 20 करोड़ का ही कर रहा हूँ। 20 करोड़ से मैंने बिल्डिंग बनाया, मशीनें खरीदी, जो भी चीज़ें थी, और फिर बिजनेस स्टार्ट किया। तो वो उस फैक्ट्री के लिए जो कैपिटल है वो सिर्फ 20 करोड़ ही होगा। बाकी के 80 करोड़ जो बैंक में पड़े हुए हैं वो कैपिटल नहीं कहलाएगा। समझ रहे हैं? यानी कि जिस मनी का इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर अर्निंग मोर वेल्थ,
उसी को कैपिटल कहेंगे। और बाकी मनी मान लीजिए एज सच पड़ा हुआ है बैंक के अकाउंट में, उस कंपनी के अकाउंट में वो पड़ा हुआ है, तो वो कैपिटल नहीं कह रहे। जिस मनी का यूज होगा टू अर्न मोर मनी, वही मनी कैपिटल कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक बिल्डिंग है मेरे पास 6 फ्लोर की, और उस पर मैं 2 फ्लोर अपने रेसिडेंशियल के लिए यूज कर रहा हूँ, बाकी 4 फ्लोर्स को मैं कमर्शियल पर्पज से दे रहा हूँ। तो वहां मेरा जो है, मेरा पूरा बिल्डिंग नहीं आ जाएगा कैपिटल में, सिर्फ वो 4 फ्लोर्स आएंगे जिनका इस्तेमाल कमर्शियल पर्पज में हो रहा है। ओके। हाँ मतलब कि यूज में जितना बस वही तक हाँ, जो यूज होगा मनी उसी को। में होगा। हाँ हाँ, पड़ा हुआ पैसा को कैपिटल नहीं कहेंगे, कहीं भी पड़ा हुआ है। मान लीजिए हमने कमाया भी कंपनी से और वो प्रॉफिट हुआ है और वो रखा हुआ है बैंक में, उसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो इट विल नॉट बी कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, जब तक कि वो यूज में नहीं आता है वो कैपिटल नहीं कहा जाएगा। ये बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट यहाँ क्राइटेरिया है कि वो यूज होना चाहिए। पड़ा हुआ पैसा कभी भी, रखा हुआ पैसा यानी स्टैटिक पैसा, रुका हुआ पैसा जो है स्टोर्ड मनी, इट इज नॉट कॉल्ड कैपिटल। जो पैसा कमाई में लग रहा है, कमाने में इस्तेमाल हो रहा है, उसी को कैपिटल कहा जाएगा। नाउ thus we can say that capital is the main factor for production। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि प्रोडक्शन का मेन जो फैक्टर है वो कैपिटल है। जो, क्योंकि जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है प्रोडक्शन करने में, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो मशीन्स हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो किसी तरह की, समझ गए। हाँ, दे आर ऑल कैपिटल। तो मनी और गुड्स विच इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन इज केप्ट अंडर कैपिटल। मनी हो या कैश हो या गुड्स हो, सामान हो किसी भी तरह का, जिनका भी इस्तेमाल प्रोडक्शन में हो रहा है उनको कैपिटल में हम काउंट करेंगे। तो उसमें कैश भी आएगा और गुड्स भी आएंगे। नाउ अच्छा, यहां एक और बात देखिए कि इसमें जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक हॉस्पिटल शुरू करना चाहता हूं, ठीक है। तो हॉस्पिटल शुरू करना चाहता हूं, तो उसके लिए मान लीजिए कि मैंने अपने बेटे को पढ़ाया है, उसको मेडिकल डॉक्टर बनाया है, या और लोगों को इस तरह से। तो और वो जो मेरा बेटा है वो चला रहा है हॉस्पिटल, तो उसको डॉक्टर बनाने में जो खर्च आया पढ़ाने में, वो भी कैपिटल में आ जाएगा। समझ में आई बात? क्योंकि अपने उसी नॉलेज का, जिसको उतना पैसा लगा के अर्न किया गया है, डिग्री लिया गया है, उसको वो यूज कर रहा है, क्योंकि ऐसे तो वो डॉक्टर मिलता नहीं। तो उसको डॉक्टर बनाने में जो खर्च हुआ वो भी कैपिटल में आ जाएगा। समझिएगा। तो यहाँ उसका, जैसे हम लोग रॉ मटेरियल लेते हैं, तो वैसे हॉस्पिटल का रॉ मटेरियल क्या है? डॉक्टर। भाई डॉक्टर, और डॉक्टर ऐसे तो है नहीं, डॉक्टर को भी खर्च लगा है बनाने में, उसकी कीमत है ना, डॉक्टर बना है तो उसके पीछे बहुत खर्च हुआ है। तो कम से कम जो मनी का खर्च है, द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट, वो भी उसमें आ जाएगा। तो एनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज डन टू अर्न मोर वेल्थ, it is counted as capital. Now capital plays a key role in production। कैपिटल जो है वो प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इम्पॉसिबल विदाउट इट। और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जो है बिना कैपिटल के लगभग इम्पॉसिबल है। क्योंकि आपको कुछ, अब यहां समझ सकते हैं, आपकी बात सिर्फ पैसों की ही नहीं है। किसी भी चीज़ को जो हम इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्शन में, उसको कैपिटल बोल रहे हैं। तो बिना किसी चीज़ के इस्तेमाल के कोई प्रोडक्शन हो सकता है? नहीं। कोई भी प्रोडक्शन हो उसमें कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूरत पड़े, क्योंकि आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, आप कुछ सब्सटेंस या सर्विस
कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, तो कुछ भी क्रिएशन, जैसे आप साइंस में पढ़ें कि मैटर, आपने पढ़ा कि मैटर कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। तो अगर कुछ आउटपुट हो रहा है तो कुछ इनपुट तो होगा ही, बिना कोई इनपुट के आउटपुट हो जाएगा नहीं। जब तक आप कुछ लगाएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? आपको अगर शरबत पीना है, शरबत बनाना है, तो उसके लिए पानी और चीनी तो कम से कम लगेगा ही। बिना पानी चीनी के शरबत कैसे बन जाएगा? समझ रहे हैं? आपको कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट चाहिए, आपको कुछ आउटपुट चाहिए, तो बिना इनपुट के तो आउटपुट होगा नहीं। बिना इनपुट के तो आउटपुट होगा नहीं। यहाँ बिना भोजन आदमी ही नहीं जीवित रहेगा, आदमी ही नहीं काम करेगा, उसको भोजन, उसका इनपुट चाहिए, हवा, पानी, भोजन। तो फॉर एनी आउटपुट वी नीड सम इनपुट, इसलिए बिना कोई इनपुट के आउटपुट तो हो नहीं सकता है। तो बिना कोई चीज़ लगाए, यानी बिना कोई कैपिटल का इस्तेमाल किए प्रोडक्शन नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। नाउ, as we have noticed earlier, the modern methods of farming require more and more capital। और जैसा हम देख सकते हैं कि जितने आजकल के जो नए तरीके हैं प्रोडक्शन के या खेती बाड़ी करने के, उसमें और ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। अब पहले की खेती थी तो कुछ नहीं, बस ज़मीन पर बीज छिड़क दिया, हमने कहा कि चलो निश्चिंत हो गए भाई, बारिश होगा अपने आप उगता रहेगा, उसको देखभाल करना, और कुछ पैसा नहीं लगाया जाता था, नहीं, खाली बीज छिड़क दिया जाता था। लेकिन आजकल की खेती में आपको बढ़िया बीज खरीदना पड़ेगा, मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ट्रैक्टर लाइए, जोतिए, फिर उसको पटाइए, हैं, फिर मोटर पंप से उसका सिंचाई करवाइए, कटाई करवाइए। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आजकल खर्चीला हो गया। हाँ, इनकम भी बढ़ा है लेकिन खर्चीला भी हो गया है। तो नए जो प्रोडक्शन के मेथड्स हैं, दे रिक्वायर मोर एंड मोर कैपिटल। सो नाउ फार्मर्स नीड मोर मनी देन बिफोर। तो आजकल क्या है, किसानों को और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है पहलों के मुकाबले में। एक मिनट होल्ड करिएगा।
हम्म। हाँ, हेलो। Okay. So we can see that in modern methods, farmers need more and more money than before. आज के डेट में उन्हें और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है पहले के मुकाबले, क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसे लगाने होते हैं, हर चीज़ इंतज़ाम करने के लिए पैसे देने होते हैं। तो नाउ मोर एंड मोर कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ भी एक डेफिनेशन है प्रोफेसर मार्शल का, कहते हैं कि एक्सेप्ट फ्री नेचुरल गिफ्ट फ्रॉम नेचर, ऑल द वेल्थ विच इज यूज्ड फॉर इनकम इज कैपिटल। प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि नेचर से जो फ्री गिफ्ट मिल रहा है उसको छोड़ के जो भी चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है इनकम के लिए, कमाने के लिए, वो सब कैपिटल है। ठीक है, तो प्रोफेसर मार्शल ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि जो भी चीज़ें हमें फ्री मिल रही हैं, नेचर से मिल रही हैं फ्री, यानी जिसको कि हमने कहा था लैंड, तो उसके अलावा जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो सारी चीज़ें कैपिटल में काउंट किया जाएगा। तो ये डेफिनेशन है प्रोफेसर मार्शल का फॉर कैपिटल। नाउ वी वुड स्टडी कैपिटल इन डिटेल। So first topic is arrangement of capital. अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का कैसे उसको अरेंज किया जाता है, जुगाड़ किया जाता है। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर कैपिटल। अगर किसानों की बात करें हम, प्राइमरी एक्टिविटी है एग्रीकल्चर फार्मिंग, तो फार्मिंग की बात करें तो यहाँ हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो छोटे किसान हैं वो कैपिटल का इंतज़ाम यानी पैसों का इंतज़ाम कैसे करते हैं, तो वो पैसे उधार लेके अपना जुगाड़ करते हैं। क्या, अच्छा यहाँ देखिए, कैपिटल और पैसे में हम फ़र्क करेंगे। कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा, फिर अभी हमने समझाया कि जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो मोटर पंप की बात हो, चाहे वो बीज की बात हो, चाहे वो केमिकल्स की बात हो, ये सब कैपिटल में ही आएंगे। तो इन सब का इंतज़ाम एक छोटा किसान कैसे करता है? इन सब के लिए उसे किसी न किसी से पैसे उधार लेने पड़ते हैं और उन पैसों से फिर वो इन सब चीज़ों का इंतज़ाम करता है। तो ज़्यादातर जो छोटे किसान हैं उनको वो बोरो करते हैं टू अरेंज फॉर कैपिटल। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। तो वो जो हैं वो या तो बड़े किसानों से उधार लेते हैं, या गांव के जो लोग महाजन लोग होते हैं जो पैसा वगैरह उधार देते हैं उनसे वो पैसा लेते हैं, नहीं तो जो व्यापारी लोग जिनसे उन्हें वो सब सामान खरीदना होता है उन्हीं से वो उधार वो सामान डायरेक्टली ले लेते हैं। तो या तो बड़े किसानों से पैसा उधार लिया, ज़मींदार वगैरह जो भी हुए, या जो गांव में महाजन वगैरह काम करते हैं जो पैसे जो है ब्याज वगैरह पर देते हैं उनसे लिया, या फिर जो व्यापारी हैं जिनसे कि उन पैसों से उन्हें कुछ खरीदना है, उन व्यापारियों से ही वो डायरेक्ट वो सामान ही ले लेते हैं उधार। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई। यहाँ क्या है कि ऐसे चीज़ों पर जो ब्याज होता है उसकी दर काफ़ी ज़्यादा होती है। ध्यान देंगे, गांव में किसान को जो मिलता है कर्ज, चाहे वो महाजन से लें या जिन व्यापारियों से सामान खरीदना है उनसे लें, उसके ब्याज की दर ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन, और उन्हें अपना जो कर्ज है वो चुकाने के लिए काफ़ी तकलीफ, काफ़ी दिक्कत सहनी पड़ती है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। और
छोटे किसानों से अलग हट के अगर हम मझोले और बड़े किसानों की बात करें तो वो उनके पास अपना बचत पैसा होता है जिससे कि वो अपनी खेती बाड़ी का काम कर सकें। तो जो मंझले, मीडियम और लार्ज स्केल बड़े किसान होते हैं वो अपना बचत किए रहते हैं पैसा, जिससे कि वो अपना खेती बाड़ी में इस्तेमाल कर सके। लेकिन छोटे किसान जो होते हैं उनके पास अपना कोई बचत नहीं होता है, इसलिए हर बार जब उन्हें खेती करनी होती है तो उन्हें पैसे कर्ज में लेने होते हैं। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। तो बड़े जो किसान, मंझले और बड़े किसान हैं वो तो अपना कैपिटल आसानी से इंतजाम कर लेते हैं क्योंकि उनके पास अपना बचा हुआ पैसा होता है, अपनी संपत्ति भी होती है, जैसे अपने पास उनका ट्रैक्टर है, पंप है, मशीन वगैरह, वो सब अपना वो खरीद के रखे रहते हैं, तो उन्हें उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन छोटे किसानों के पास चूँकि ना बचत होता है ना ये कैपिटल होता है अपना, तो उन्हें उसके लिए कर्ज पर निर्भर होना पड़ता है। नाउ यहाँ एक आपको जो है एक छोटे किसान, गरीब किसान सविता है, उसका एक केस स्टडी दिया गया है जिसको मैं समझाऊंगा, उसके माध्यम से आपको छोटे किसानों की हालत समझाई गई है। द स्टोरी ऑफ सविता। सविता इज अ स्मॉल फार्मर। सविता जो है एक छोटी किसान है। शी प्लान्स टू कल्टिवेट व्हीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। वो अपने 1 हेक्टेयर ज़मीन पर जो है गेहूं उगाना चाहती है। बिसाइड्स, देखिए अब ध्यान से एक चीज़ सुनिएगा, ये आपको मतलब प्रॉपर वे में बताया गया है, जो जो चीज़ें अभी आपको समझाई गई है। कि पहले देखिए कि क्या कैसी किसान है सविता, एक छोटी स्मॉल फार्मर। क्या वो सोचती है? शी प्लान्स टू कल्टिवेट व्हीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। छोटे किसान है तो छोटे किसान का डेफिनेशन है जिनके पास 1 हेक्टेयर या उससे कम की ज़मीन होती है। तो 1 हेक्टेयर ज़मीन है और वो उस पर गेहूं उगाना चाहती है। तो बिसाइड्स सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स शी नीड्स कैश टू बाई वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसे पैसों की ज़रूरत होती है, कैश की। किन चीज़ों के लिए? सबसे पहले तो बीज और दवाएं, ये तो चाहिए ही चाहिए। इनके अलावा भी उसे एक तो पानी खरीदने के लिए, यानी पानी पटाने के लिए खरीदना पड़ेगा पानी, और दूसरा अपने जो उसके खेती बाड़ी के औजार हैं उनको ठीक कराने के लिए उसे कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। She estimates that the working capital itself would cost a minimum of ₹3,000। तो वो ये अंदाज़ा लगाती है कि जो उसे कामकाज करने के लिए जो पैसों की ज़रूरत होगी वही कम से कम भी जो है 3,000 रुपये उसमें खर्च होंगे। She doesn't have the money, तो उसके पास तो पैसे हैं नहीं। So she decides to borrow from तेजपाल सिंह, a large farmer। तो वो सोचती है कि ठीक है, एक बड़ा किसान है जिसे वो जानती हैं, तेजपाल सिंह, उससे वो पैसे उधार ले लेंगी। तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता लोन एट एन इंटरेस्ट ऑफ 24% फॉर 4 months, विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। तेजपाल सिंह जो है वो कहता है ठीक है, हम आपको 24% पर जो है 4 महीने के लिए उधार देंगे, जो कि काफ़ी ऊंची ब्याज की दर है। Savita also has to promise to work on his field as a farm laborer during the harvest season at ₹35 per day। और इसके साथ साथ इस मदद के बदले उसको उसके खेत पर काम करने के लिए भी तैयार होना पड़ता है। कटाई के सीज़न में एक दिन के 35 रुपये पैसे के हिसाब से, मजदूरी के हिसाब से। एज यू कैन सी दिस वेजेस इज़ क्वाइट लो। तो जैसा हम देख सकते हैं कि ये मजदूरी काफ़ी कम है, लेकिन चूंकि वो उधार दे रहा है, मदद कर रहा है, तो उसके बदले में वो उसे कह रहा है कि ठीक है 35 रुपये पर आपको एक दिन का काम करना पड़ेगा, मतलब जब कटाई होगा तो। सविता knows that she will have to work very hard to complete harvesting of her own field and then work as a farm laborer for तेजपाल सिंह। तो सविता ये समझ जाती है कि एक तो अपने ही खेत पर उसे कटाई करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद अपने खेत का कटाई के बाद उसको फिर तेजपाल सिंह के खेत में भी मजदूर की तरह कटाई करनी पड़ेगी। द हार्वेस्ट टाइम इज़ अ वेरी बिजी टाइम।
कटाई का सीजन जो होता है काफ़ी व्यस्त सीजन होता है। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन शी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और 3 बच्चों की माँ होने के कारण उसकी अपने घरेलू भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। सविता एग्रीज टू दीज टफ कंडीशंस एज शी नोज गेटिंग अ लोन इज डिफिकल्ट फॉर ए स्मॉल फार्मर। तो सविता जो है ये सब कड़ी शर्तों को मान लेती है, क्योंकि वो अपनी मजबूरी समझती है कि उसके लिए कोई कर्ज किसी से ले पाना बहुत दिक्कत है, क्योंकि वो एक छोटी किसान है, उसको कोई जल्दी कर्ज नहीं देगा। तो अगर तेजपाल सिंह उसको कर्ज दे रहा है तो जो है उसको उसकी मदद उसकी करनी ही पड़ेगी, उसका काम करना ही पड़ेगा। She does not know that government has managed for the loan for small farmers through banks। उसको ये जानकारी, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है यार, कि उसको ये जानकारी ही नहीं है कि सरकार ने अब बैंकों में छोटे किसानों के लिए भी कर्ज की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन उसको पता नहीं है, जानकारी नहीं है। और यही हालत आज देश में बड़े हिस्से में है कि लोगों को जानकारी ही नहीं है कि क्या उनके लिए सुविधाएं हैं। हालांकि अब अधिकारियों के रवैये में काफ़ी बदलाव आया है। मैं देखता हूँ कि हर जगह लोग अब, पहले कोई बताना नहीं चाहता था। पहले लोग क्योंकि जानते थे बताएंगे तो हमारी सिर दर्द बढ़ जाएगी, आ जाएगा सब मांगने के लिए, तो कर्ज देना पड़ेगा, तो फिर जो है हमें को काम करना पड़ेगा। तो पहले लोग जानकारी भी नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब लोग जो है जानकारी आसानी से दे देते हैं, या सरकार इतना प्रचार प्रसार करती है हर स्कीम की कि लोगों को किसी न किसी तरीके से जानकारी पहुंचा रही है, चाहे मोबाइल से हो, टीवी पर हो, अखबारों में हो, रेडियो में, जैसे भी। तो अपनी सभी योजनाओं की अपने भाषणों में, यहाँ तक कि आजकल देखिए नेता मोदी ये सब खुद बोलते रहते हैं कि ये स्कीम लॉन्च की है, ये स्कीम लॉन्च की है, ताकि लोगों तक वो जानकारी पहुंचे और वो उस सुविधा का फ़ायदा ले सके। हालांकि कई बार सही में ही उन लोगों पर काफ़ी बर्डन आ जाता है काम का, जो भी अधिकारी या कर्मचारी होते हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी आजकल मतलब काफ़ी सुधार हुआ है और जानकारी जो है दी जाती है। तो यहाँ एक छोटे किसान की आपको एक परिस्थिति आपको बताई गई कि किस तरह से वो उसके हालात होते हैं, किस तरह से उसकी हालात में उसे खेती करनी पड़ती है। तो ये था हमारा थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल, जो कि मेन आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फोर्थ, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन तो जैसा आपको बताया था हमने कि मोटे तौर पर 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम कहीं भी देखने को मिलता है, हालांकि और भी इसमें होते हैं, लेकिन 5 तो हमें कहीं भी देखने को मिल जाते हैं। तो फोर्थ उसमें है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन, हिंदी में से संगठन कहते हैं, यानी कि व्यवस्था, व्यवस्थित तरीके से काम करना। देखिए, लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर द फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन। लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर द फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन, but it is vital for production that they should be used in production activity in their collected form। कहा जा रहा है कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए लैंड, लेबर और कैपिटल, यही उसके फैक्टर्स होते हैं, मीन्स होते हैं, यानी इन्हीं से मिलके ही प्रोडक्शन होता है। लेकिन सही तरीके से प्रोडक्शन होने के लिए ये ज़रूरी होता है कि इनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, बिना इन तीनों के मिले तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन प्रोडक्शन कितना ज़्यादा हो, बेहतर हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन तीनों का सही तरीके से इस्तेमाल करें, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, सही तरीके से उनको हम आपस में कोऑर्डिनेट करके यूज़ करें। दिस एक्टिविटी इज स्पेशली परफॉर्म्ड बाय मैनेजर और ऑर्गेनाइजर। और ये काम उनको सुव्यवस्थित तरीके से करने का काम कौन करता है? जो भी उसका मैनेजर होता है या ऑर्गेनाइजर होता है। ठीक है, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन इज दस अ सोल फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। तो ये जो है मैनेजमेंट, व्यवस्थित करना, और ऑर्गेनाइजेशन, संगठन,
ये 10 सोल फैक्टर फॉर प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, ये आवश्यक है। The importance of management or organization is much more increased in production activities on a large scale. तो अब कहिएगा कि सर खेती बाड़ी, तो खेती बाड़ी में तो आदमी को खुद ही ये करना पड़ता है, आदमी को खुद समझदारी से काम लेना पड़ता है। हालांकि वहाँ काम करने वाले लोग अगर बड़े बड़े किसान होते हैं तो जो मालिक होते हैं वही देखभाल करते हैं कि कैसे चीज़ों का इस्तेमाल होगा। वो किसान को बताता है, मजदूरों को बताता है कि हाँ कब पटाना है, कब बोना है, कब कटाई करना है, कब किस चीज़ का जो है ट्रैक्टर या कब उसको जुगाड़ करना है, कब पानी मोटर पर। तो इन चीज़ों का प्रॉपर इस्तेमाल जो है वो बड़े फार्मर्स खुद उनको देख रेख करते हैं। छोटे किसान को तो इतना वो होता नहीं है, तो उतना अपने आप से जो भी है करता है। लेकिन ज़्यादा जहाँ लोग इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ ज़्यादा जहाँ कैपिटल इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ जो मालिक होते हैं वही इसका देख रेख करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। और जितना काम बड़ा होते जाता है फैक्ट्री वगैरह में, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा फिर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए मैनेजर्स होते हैं या ऑर्गेनाइजर, सुपरवाइजर जिसे कहते हैं। तो the importance of management or organization is much more increased in production activities on a large scale. बड़े स्तर पर जो काम होता है वहाँ तो इनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है मैनेजमेंट का। Small capital demands the use of factors for production in a well organized way so that the limited means of production can be used in a proper way. अब छोटे जो जहाँ छोटे कैपिटल से जो काम होता है, यानी जहाँ थोड़ा ही पैसा होता है, वहाँ तो और ज़्यादा उसको संगठित सही तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा ही पैसा है, थोड़ा ही मटेरियल है, अगर वो वेस्ट हो गया तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। जहाँ ज़्यादा पैसा है तो वहाँ थोड़ा बहुत पैसे का मिसयूज़ भी हो गया, गलत भी यूज़ हो गया तो दिक्कत नहीं आती है, बाकी पैसा इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन जहाँ समझिए कि थोड़ा ही सा उसके पास कैपिटल है, थोड़ा ही सा ज़मीन है, थोड़ा ही से बीज है, वहाँ उसको और ज़्यादा हर चीज़ में संभल के करना होता है, सतर्क, क्योंकि थोड़ा सा भी बर्बादी होगा तो उसका चौपट हो जाएगा। तो यहाँ ये समझ सकते हैं कि छोटा हो या बड़ा, हर किसी को अपना उतना ही सतर्क रहते हुए अच्छे ढंग से सावधानी से हर चीज़ का इस्तेमाल करना होता है। तो यही कहा जा रहा है कि स्मॉल कैपिटल डिमांड्स द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड वे सो दैट द लिमिटेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड इन अ प्रॉपर वे। तो क्योंकि वहाँ लिमिटेड मीन्स है, वैसे ही बहुत उसके पास थोड़े से साधन है, उसका भी अगर थोड़ा बहुत गलत इस्तेमाल हो गया तो उसका चौपट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। The better an organizer is, the more active will be the management or organization. तो जो उसका मैनेज करने वाला है, जो संगठन करने वाला है, जितना वो बेहतर ढंग से काम करेगा उतना ही बढ़िया ढंग से वो पूरा काम का आउटपुट होगा। Thus, in a way, organization has been considered as an active factor of production process. तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसको भी एक्टिव फैक्टर माना जाता है प्रोडक्शन का। जो एक्टिव होता है यानी कि जिसको हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा, घटा बढ़ा, अच्छा बुरा कर सकते हैं। ये स्टैटिक नहीं होता है कि जैसा है वैसा ही, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन देखभाल, वो जितना ज़्यादा हम चाहें तो उसमें सुधार कर सकते हैं, ज़्यादा हम सतर्क रह के और ज़्यादा हम बढ़िया ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो हम ध्यान नहीं दिए, सतर्क नहीं रहे, तो वो उसका फालतू इस्तेमाल भी हो जाएगा, जहाँ ज़्यादा खर्च ज़्यादा हो जाएगा और उसमें सामान बनेगा कम क्वालिटी का। तो ये एक्टिव फैक्टर है, यानी कि इसको हम एक तरह से उसको इम्प्रूव, घटा बढ़ा सकते हैं, अच्छा बुरा कर सकते हैं। So we can say that management or organization is to use the factors collectively in production activity, and the person who does this job is called a manager or an organizer. तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी काम में, किसी प्रोडक्शन में उसके फैक्टर्स को, जो भी उसमें चीज़ें इस्तेमाल हो रही है, उनको सुनियोजित ढंग से, सिस्टमैटिक ढंग से यूज करना ही मैनेजमेंट है या संगठन है। और जो इस काम को करता है उसे हम मैनेजर या ऑर्गेनाइजर या सुपरवाइजर कहते हैं। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ जो फैक्टर है वो है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज देखिए,
The main purpose of organizer or producer is to gain profit in production, but he may suffer loss due to various reasons and particularly due to uncertainties of future. देखिए, किसी भी काम में कोई भी जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें आखिर हमारा मकसद क्या होता है, किस लिए कोई भी काम किया जाता है। कोई भी काम कुछ पॉजिटिव गोल के साथ, यानी कि टू अर्न समथिंग, कुछ कमाने के लिए किया जाता है, कुछ फायदे के लिए किया जाता है। ठीक है, कभी भी क्या कोई काम आदमी नुकसान के लिए शुरुआत करता है, भले नुकसान हो जाए वो अलग बात है। कभी हम ये सोच के करते हैं कि हम कोई काम करते हैं जिसमें हमारा सब पैसा डूब जाए। कोई भी काम आदमी करता है वो इसलिए करता है या करना चाहता है कि ताकि वो अपना कुछ कमा सके, कुछ फायदा कमा सके, अपना वेल्थ को बढ़ा सके। घटाने के लिए कोई काम नहीं करता है। तो किसी भी काम का जो करने वाले का उसका गोल होता है टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन हाँ, उसमें उसको अब उस काम करने के तरीके पर है कि उसको फायदा हो सकता है या घाटा भी हो सकता है, और भविष्य कोई नहीं जानता है, तो इसलिए उसमें घाटा भी हो सकता है। सो प्रोडक्शन एक्टिविटी इज फुल ऑफ रिस्क। तो कोई काम करना जो है एक उसमें रिस्क भी होता है कि आपको फायदा भी हो सकता है और घाटा भी हो सकता है। एंड द वन हु बियर्स रिस्क इज एन एंटरप्राइजर। तो जो वो रिस्क लेता है कि ठीक है, घाटा होगा तो सहेंगे, फायदा होगा तो अच्छा है, कमाएंगे। तो जो इसको मतलब इसका चुनौती लेता है, जो उसको हम एंटरप्राइजर कहते हैं। एंटरप्राइजर या एंटरप्रेन्योर इसी को कहा जाता है, एंटरप्रेन्योर भी उसी को कहा जाता है। एंटरप्राइजर कह दिया, लेकिन उसका सही वर्ड जो इकोनॉमिक्स में है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जो रिस्क लेता है उसको। इन मॉडर्न टाइम द रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजर हैज बीन इंक्रीज्ड इन बेयरिंग द रिस्क इन प्रोडक्शन। तो आजकल के समय में जो भी कोई काम करने वाला है उसका जो है जो उसका जो रोल है, उसकी जो महत्व है और बढ़ गया है, क्योंकि उसको प्रोडक्शन के रिस्क को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा लगाएगा उतना ही ज़्यादा उसको घाटे का भी उसको रिस्क होगा, वो रिस्क उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। इफ as a result of production the enterpriser suffers a regular loss, he loses his courage and the whole process of production is paralyzed. अब मान लीजिए किसी आदमी ने कोई काम शुरू किया और लगातार उसे घाटे पे घाटा होते जा रहा है, तो क्या होता है, उसका मनोबल उसका टूट जाता है, उसका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, बोलता है कि अब काम करने का इच्छा नहीं रहा, इतना घाटा बर्दाश्त कर लिए, अब हिम्मत नहीं है, अब मेरा अंदर से मोटिवेशन नहीं रहा कि हम अब इस काम को करें। तो काम जो है वही रुक जाता है फिर। सो द एंटरप्राइजर डिटरमिन्स बिफोर प्रोडक्शन दैट ही हैज़ टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन टिल द लास्ट मोमेंट। तो इसलिए जो एंटरप्राइजर होता है, यानी कि जो काम को कोई शुरुआत करने वाला होता है, उसको पहले ही अपना ये वो तय करता है कि हम कब तक हम काम को करेंगे, अगर नुकसान हो तो भी बर्दाश्त करते हुए करेंगे, या कब तक, क्या अपना एक गोल उसे फिक्स रखना पड़ता है और उस गोल तक उसके दृढ़ता से रखना पड़ता है, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान। So bearing risks in production is called enterprise and the person who bears the risk is an enterpriser. तो इसीलिए किसी प्रोडक्शन के काम में रिस्क को बर्दाश्त करना, रिस्क को मैनेज करना ही एंटरप्राइज कहा जाता है, क्योंकि वहाँ एक रिस्क है, कोई जानता नहीं है क्या होगा, फायदा भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है। तो इसीलिए कोई नए काम को शुरुआत करना और उस रिस्क को बर्दाश्त करना ही एंटरप्राइज कहा जाता है। जो इसको करता है उसे एंटरप्राइजर या एंटरप्रेन्योर उसी को कहता है। तो यहाँ आप एक डायग्राम दिया गया, इसमें देख सकते हैं कि जो है लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइजेज, ये हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनको एक डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। तो आज इतना ही रखते हैं अभिषेक, हमको कहीं जाना है 10 बजे से, तो कल से वही कोशिश हम लोग 8 बजे से ही, ठीक, कोशिश करेंगे क्लास करने का। और टाइम थोड़ा सा ये करिए, टाइम का महत्व समझिए। हाँ हाँ, इसलिए क्योंकि देखिए,
हाँ, समय को ये नहीं करिए, समय को समझिए। चलिए ठीक है, ठीक, ओके।